हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इस समय अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट नंबर 3, एपिसोड नंबर 3 है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट एपिसोड, 2 एपिसोड आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि एसी जनरेटर क्या होता है, एसी डायनेमो क्या होता है ना, डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी डायनेमो क्या होता है, सब कुछ पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे। ओके, P100 फिजिक्स और मैं SDP सर। क्लियर? ओके, तो राइट द हेडिंग नाउ। Write the heading now. Efficiency of AC generator। तो efficiency क्या होती है बेटा? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, तो ये होती है एफिशिएंसी। मीन्स कि ईटा इक्वल टू क्या? PO अपॉन PI। यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकल जाएगी इनटू 100। तो दिस इज द परसेंटेज एफिशिएंसी। जो हमारा AC जनरेटर है एक्चुअली करता क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द AC जनरेटर? तो आप जानते हैं कि AC जनरेटर का काम क्या है? अल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस करना, अल्टरनेटिव वोल्टेज को प्रोड्यूस करना। अब जैसा देखिए, तो जो AC जनरेटर बेटा ये एक्चुअली इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो हम उसमें क्या रखे हुए हैं जानते हैं कि आर्मेचर कॉइल को वहाँ पर क्या करना होता है? आर्मेचर कॉइल को रोटेट करना होता है। जब आर्मेचर कॉइल रोटेट कर रहा होता है मैग्नेटिक, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में, दो फील्ड मैग्नेट के बीच में, तो वो तो जरूरी नहीं है कि दो ही रहें, वो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। मैं पीछे बोला था आपको। तो जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर कॉइल जब रोटेट कर रही होती है तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है। सर्किट यदि कंप्लीट है तो इंड्यूस्ड करंट पर फ्लो करने लगता है, जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। वहाँ पर कौन ऐसा AC जनरेटर में कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो AC अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है? किसको यदि हटा दें तो वह AC DC में बदल जाएगी। जल्दी मारिए आंसर। क्या होता है वहाँ पर क्या होता है? स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग होती हैं और ब्रश, यानी कि उसको बुश भी कहते हैं बेटा। तो दो स्लिप रिंग होती हैं और 2 बुश लगे होते हैं। स्लिप रिंग और बुश का काम कंबाइंड काम होता है। इन दोनों का काम होता है क्या? इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है दिशा को चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना, जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हो। क्लियर? अच्छा, मीन्स कि वो जो करंट ना, अच्छा अब इसमें क्या होता है? DC डायनेमो में क्या होता है? DC डायनेमो में 2 चीज़ें नहीं होती। क्या नहीं होता? स्लिप रिंग नहीं होती और बुश नहीं होता। उसके स्थान पर क्या होता है? उसमें कम्यूटेटर लगे होते हैं। क्या होते हैं उसमें? कम्यूटेटर लगे होते हैं। क्लियर? उसमें कम्यूटेटर लगे होते हैं। अब सवाल ये है कि AC जनरेटर को एनर्जी मिलती कहाँ से? वह किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो सबसे पहला पॉइंट कहाँ पर रहा? उस आर्मेचर कॉइल को घुमाने के लिए देखते होंगे कि हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं? डीजल, पेट्रोल कहते हैं ना। डीजल पंपिंग सेट जो होता है ना हम लोग का इंजन, तो इंजन डीजल भर देते हो, स्टार्ट होता है, जनरेटर चलता है, तभी ना डीजल से चलता है। यानी कि वो एनर्जी कहाँ से उसको मिली? तो आप एनर्जी कहाँ से मिली? यानी कि सबसे पहला एनर्जी रही उसकी केमिकल एनर्जी रही। और केमिकल एनर्जी को इसने किस में चेंज किया? क्या किया? केमिकल एनर्जी पाया तो मैकेनिकल वर्क किया, घुमाने का काम किया। घुमाने का काम मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी हो गई वो। तो वो हो गया कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी हो गई। अब फिर ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? AC ना, यानी कि क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या पाए हम लोग? एक्चुअली हम लोगों को, तो हम लोग क्या कहेंगे कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यदि आपसे पूछा जाए कि जनरेटर का काम क्या है, तो आप कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी होती है। यदि कहा जाए कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई, तो आप कहेंगे केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी को यह कन्वर्ट करता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? पक्का? ओके, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब है पॉइंट हम लोगों का
कि बैक ईएमएफ क्या होता है। तो जानते हैं आप ना बैक ईएमएफ क्या होता है। तो बैक ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ही बैक ईएमएफ होता है, ठीक। और जस्ट इसका उल्टा यानी उल्टा रिवर्स बोलिए इसका। तो रिवर्स बोलिए इसका, रिवर्स ऑफ एसी जनरेटर ना, रिवर्स ऑफ एसी जनरेटर इज मोटर ना। यानी कि जो हमारा देखो रिवर्स ऑफ द एसी जनरेटर का ठीक उल्टा काम करता है कौन, मोटर ना, मोटर, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर ठीक इसका उल्टा काम करता है, ठीक रिवर्स काम करता है इसका। क्लियर। हम लोग क्या करते हैं इसको, यानी कि ये काम कैसे करेगा, क्या करेगा ये। तो ये काम करता है बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। यानी कि जो मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वह काम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे और आप मशीन पे देख रहे हैं मोटर लगा हुआ है, टुल्लू पंप का देख रहे हैं मोटर लगा हुआ है ना। तो आप क्या करते हैं, आप एसी जोड़ देते हैं उसमें, तुरंत क्या होता है वह टार्क लगता है उसमें, आर्मेचर कॉइल, वहाँ पर भी दो मैग्नेट लगे हुए हैं, उसके बीच में आर्मेचर कॉइल लगी हुई है। आर्मेचर कॉइल क्या कर रही है, तुरंत ही उस पर टार्क काम करता है, टार्क लगता है। टार्क कितना लगता है उस पर ना, टार्क कितना लगता है, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, ओके। मीन्स कि टार्क कितना लगा, एम बी साइन थीटा टार्क लगता है। और यह टार्क क्या करता है, उसको रोटेट करता है, कंटिन्यू वह रोटेट करता है। और वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। क्लियर। अब सवाल यह है कि डीसी में बहने वाली करंट कितनी होती है, तो इस मोटर में बहने वाली करंट कितनी होती है। तो करंट, राइट द पॉइंट, करंट इन द मोटर, करंट इन द मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में करंट कितनी बहती है। तो I इक्वल टू वी एस माइनस ई अपॉन आर होता है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यह न्यूमेरिकल वाला पॉइंट है, बिल्कुल ही न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो करंट इन द मोटर I इक्वल टू वी एस माइनस ई अपॉन आर, राइट द पॉइंट फर्स्ट। अब हाँ, अब जरा देखिएगा, अब यह तो बेटा कि यहाँ पर वी एस क्या है। तो वी एस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स, यानी कि वोल्टेज ऑफ द सोर्स, वोल्टेज ऑफ सोर्स है। और ई क्या है, ई इक्वल टू बैक ई एम एफ, सब इसमें न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। और आर क्या है, आर टोटल रेजिस्टेंस, ओके। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, व्हाट इज द करंट इन द मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर हो गया। अब नाउ द क्वेश्चन दैट at what value of the back EMF, at what value of the back EMF efficiency of the motor will be maximum. तो maximum efficiency will be at कब, जब E बराबर VS/2 होगा तब। क्लियर बेटा। तो जब कभी भी E का मान, बैक EMF का मान सोर्स के पोटेंशियल का आधा हो जाएगा तो उस समय जो है एफिशिएंसी इसकी बेटा मैक्स हो जाएगी। क्लियर। मैं आगे जब न्यूमेरिकल प्रूव करूंगा आगे तो मैं वहाँ पर सब प्रूफ करूंगा कि दिखाऊंगा कि ये कैसे होती है। फिलहाल अभी यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुरंत पहले फार्मूला नोट करिए कि
मैक्सिमम इफिशियंसी की कब होगी? तो जब E का मान Vs/2 हो जाएगा तब होगी। सवाल यह है, यानी कि E बराबर Vs/2, सोर्स जो सप्लाई का वोल्टेज है, Vs क्या बेटा? सप्लाई वोल्टेज ऑफ द सोर्स, यानी कि सप्लाई वोल्टेज। दैट मीन्स सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। तो जब जो सप्लाई वोल्टेज है, तो सप्लाई वोल्टेज का बैक ईएमएफ जब आधा हो जाएगा तो उस समय एफिशिएंसी मैक्स होगी। कीप इन माइंड ऑलवेज दिस लाइन। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। व्हाई इट इज सो? बिकॉज द वोल्टेज विल बी टू मच हाई। ई का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ई का मान बहुत ही ज़्यादा, बैक ईएमएफ जब इतना हो जाएगा तो जो हमारी आर्मेचर कॉइल है उस पर जल जाएगी। क्लियर? तो यह लेकिन थ्योरेटिकली ये वैल्यू यही है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगी, बैक ईएमएफ कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये कौन सा ईएमएफ है बेटा? दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। तो कहेंगे कि बैक ईएमएफ सोर्स के पोटेंशियल का जस्ट हाफ होना चाहिए, तब इफिशिएंसी मैक्स होगी। क्लियर? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे कि हाँ इतना सो मच, इट शुड बी सो मच। ओके, चलिए अगला पॉइंट। अब हम लोग देख चुके हैं पीछे ना, हम लोग देख चुके हैं क्या कि एवरेज आई मीन क्या होता है, आई एवरेज क्या होता है, आई मीन क्या है, वी एवरेज क्या है, वी मीन क्या है, तो सब पढ़ चुके हैं। रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, सब कुछ देख चुके हैं। क्लियर? अब हम लोग देखने जा रहे हैं और कुछ बातें जो हम लोग पीछे डिस्कस किए हुए थे, लेकिन ये बार आइए तो फिर से देखते हैं। सपोज करिए कि रेजिस्टेंस है। अब हम लोग देखने जाते हैं, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? पावर इन एसी। पावर कैसे क्या होता है, हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि यह रेजिस्टेंस एक है आर, इसमें कोई करंट बह रही है डीसी करंट बह रही है, उसमें करंट बह रही है आई। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पावर, व्हाट विल पावर डेवलप बिटवीन दीज टू, इन दोनों बिंदुओं के बीच में पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, तो आप क्या कहिएगा? यानी कि हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है या पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। तो पावर कंज्यूम्ड यानी कि P बराबर कितना देखिएगा? आई स्क्वायर आर, हुआ ना, क्योंकि आई करंट है, आर तो P का टू आई स्क्वायर। यदि मैं कह दूं कि हीट कितना प्रोड्यूस हो रही है, तो आप क्या कहिएगा? आई स्क्वायर आर टी। सो मच हीट प्रोड्यूस हो रही है। यह किस में हो रहा है? दिस इज इन द जूल। अब इसी को आप क्या कहते हो, लिखते हो आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 कैलोरी में लिखते हो कि ये इतना हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि यह करंट तो डीसी था, तो अब बताओ क्या? हाँ बताओ भाई, अब बताओ कि यदि मैं इसमें एसी फ्लो करा दूँ, रेजिस्टेंस वही रखूँ, देखिए रेजिस्टेंस वही रखूँ, एसी फ्लो करा दूँ, अब यह एसी कर दूँ, आर वही है, तो बताओ अब हीट कितना प्रोड्यूस होगा? तो बताओ कि अब हीट कितना प्रोड्यूस होगा। तो आप इस बात को ऐसे डिस्कस किए थे, हम लोग IRMS डिस्कस किए थे। तो IRMS का डिफिनीशन ही आप यहीं से शुरू किए थे। क्या कहते हो? व्हाट इज द IRMS? IRMS क्या होता है? तो IRMS मीन रूट मीन स्क्वायर करंट इज दैट करंट विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज द DC करंट, मीन्स दैट वैल्यू of alternating current which shows the same effect as the DC, that is called IRMS। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का वह मान ना, अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो दिशा अपनी बार बार बदल रही हो, और दो फिक्स वैल्यू, एक बार उसका मान अधिकतम हो रहा हो प्लस दिशा में, प्लस डायरेक्शन में, और एक बार उसका मान अधिकतम हो रहा हो माइनस डायरेक्शन में, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्लियर? चलिए,
तो हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, तो अब क्या कि प्रत्यावर्ती धारा का वह मान यानी कि अल्टरनेटिव करंट का वह मान जो डीसी करंट के बराबर हीट उत्पन्न करे किसी भी रेजिस्टेंस में समान समय में, तो उसको कहते हो उसको क्या कहते हो, उसको कहते हो रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द हीट हियर विल प्रोड्यूस्ड, तो आप कहेंगे कि H इक्वल टू क्या I। अब I के साथ पे मैं क्या रख दूँ, जो सेम उत्पन्न करता वही ना होता RMS, तो IRMS का होल स्क्वायर इंटू RT हो गया। सो मच हीट विल प्रोड्यूस्ड। अब मैं कहूँ कि पावर क्या होगा, ओके, तो अब देखिए पावर क्या होगा, तो व्हाट विल बी पावर, दिस इक्वेशन यू नो दैट H इक्वल टू I स्क्वायर RT known as the Joule heating effect, clear, and this will be valid for the both same as exactly H DC as well as for AC। H इक्वल टू I RMS का होल स्क्वायर इंटू RT होगा बेटा, सो मच एंड सो मच, दिस इज इन द जूल, तो इतना होगा। अब मैं कहूँ कि देयरफॉर व्हाट इज द पावर, तो आप कहिएगा IRMS का होल स्क्वायर, तो हीट है ना बेटा, दिस इज द हीट। और मैं कहूँ कि पावर क्या होगा, तो आप कहिएगा पावर P इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू R, दिस इज द पावर। बट यू नो पावर AC का पावर, बट यू नो IRMS, यू नो वेल दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द IRMS का मान, हाँ कितना आया था बेटा, जल्दी बोलिए कितना आया था, I0 अपॉन √2 स्क्वायर इंटू व्हाट, इंटू R आया था ना। तो PAC बराबर कितना हुआ, देखिए PAC बराबर कितना हो गया, I0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R, मीन्स क्या कि I0 स्क्वायर हाफ 1/2 I0 स्क्वायर इंटू R। कब, ये किसके लिए, तो when there is only resistance in the circuit, only resistance R in the, when only resistance in the circuit, then this will be the value, this is the power of alternating power, means कि AC पावर इन AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट का पावर कितना होता है, पावर ऑफ AC। ओके, तो DC का पावर, यू नो वेल दैट व्हाट इज द DC पावर। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ AC, तो यू नो वेल दैट व्हाट इज द पावर ऑफ AC, हाफ I स्क्वायर R, प्रोवाइडेड देयर शुड बी ओनली रेजिस्टेंस इन द सर्किट, मीन द सर्किट शुड बी प्योर ohmic, and at that time you can write this, क्लियर, ओके। अब जैसा देखिए फिर से आ जाइए अगले पॉइंट पर। अब तो यहाँ हम अभी देखेंगे, चूंकि पावर है तो पावर मैं यही डिस्कस कर दूं, ओके। देखिए तो अब यहाँ हम लोगों ने पाया क्या कि पावर ना, पावर या ऐसे लिख दिया जाए कि AC पावर, AC में पावर क्या बेटा, तो क्या मिला हम लोगों को, देख रहे हैं हम लोग, पा रहे हैं कि PAC की जो वैल्यू आ रही है IRMS का स्क्वायर इंटू R आ रही है ना, ये वैल्यू आ रही है IRMS का स्क्वायर इंटू R आ रही है। अब जैसा देखिएगा, लेकिन एक बात था, कौन सी बात थी कि एक कंडीशन आया था कि देयर शुड बी ओनली रेजिस्टेंस, बट व्हाट विल हैपन, लेट देयर बी ए इंडक्टर कॉइल विथ ए रेजिस्टेंस, or either only the inductor coil, or this resistance with any capacitor, यानी कि यह तो केवल रेजिस्टेंस रहे तब की बात है ना, लेकिन यदि सर्किट में हमारे एक रेजिस्टेंस भी हो और एक इंडक्टर कॉइल उसके साथ लगा दें, दो एलिमेंट हो जाएं, ओके, या बेटा और क्या हो जाए, रेजिस्टेंस के साथ में हम एक कैपेसिटर लगा दें, या तीनों एक साथ लगा दें, या LC लगा दें एक साथ, यानी कि यदि R के अलावा
मीन्स कि रेजिस्टेंस के अलावा कोई और भी सर्किट यदि कोई और भी इसके साथ हम जोड़ दें सर्किट में, तब हमारा ये जो पावर AC आ रहा है, तब उसका मान क्या होगा। तो हमें देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब भी हम कभी भी रेजिस्टेंस के अलावा कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी एलिमेंट हम उसमें और ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी उसमें हम लगा देते हैं, चाहे इंडक्टर कॉइल हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे अकेला, चाहे किसी दो के साथ, चाहे तीनों एक साथ, तो पावर बिकम्स मॉडिफाइड। तो व्हेन एनी other element either L or C or both, ओके, यानी कि केवल अकेला L हो या C हो या बोथ हो, with R और alone अकेला हो ना, then it is found that तो पाया क्या जाता है, प्रैक्टिकली क्या पाते हैं हम, तो then it is found that power modified, यानी पावर का मान क्या हो जाता है, पावर का मान मॉडिफाइड हो जाता है। और मॉडिफाइड हो जाता है तो इक्वेशन क्या बनता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन PAC इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू R तो था ही, क्लियर, इंटू क्या, कॉस थीटा, तो ये बन जाता है पावर। अब जब देखिए, जब ये कॉस थीटा, हाँ चलिए अब आगे डिस्कस करता हूँ, तो PAC बटा ये बन जाता है। और अब कहेंगे कि ये कॉस थीटा है क्या, तो आइए आगे देखते हैं कॉस थीटा है क्या। कॉस थीटा है क्या, तो चूंकि सिंस पावर इन AC मॉडिफाइड बाय कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा से पावर मैग्नीफाइड हुआ, मीन्स की मॉडिफाइड हुआ है, इसलिए ना कॉस थीटा को कहते हैं पावर फैक्टर कहते हैं बेटा, इसलिए कॉस थीटा क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, क्लियर, पावर फैक्टर। और आगे अभी हम देखेंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ बातों को, कि कॉस थीटा की वैल्यू आती है बेटा R/Z आएगा। अभी कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर फार्मूला है तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहीं पे चीज़ बता दूँ ना, कि कॉस थीटा की वैल्यू आएगी R/Z, जहाँ पर R पता है क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस, क्या बेटा, R क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस, और Z क्या है, Z इम्पीडेंस, Z है इम्पीडेंस कहलाता है बेटा। अब कहेंगे कि इम्पीडेंस क्या है, तो आगे अभी हम लोग डिस्कस किया जाएगा, आगे अभी आएगा इम्पीडेंस क्या है ना, या चलिए तो यहीं पे मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं, इम्पीडेंस क्या बेटा, देखो तो Z बराबर होता है क्या, R रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस, प्लस और क्या X जो कि थीटा डिपेंडेंट होता है बेटा। अब कहोगे कि तब X क्या है, तो X कहते हैं बेटा, X को कहते हैं ना रिएक्टेंस मीन्स कह सकते हो क्या, कि इम्पीडेंस बराबर रेजिस्टेंस प्लस और क्या, रिएक्टेंस। ये आगे अभी हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। फिलहाल यहाँ पर अभी आप डायरेक्ट याद करिए तुरंत ही पहले बातें कुछ, क्या याद करना बेटा, इम्पीडेंस होता क्या है, इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, इम्पीडेंस इक्वल टू रिएक्टेंस प्लस
रजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, रजिस्टेंस R प्लस रिएक्टेंस क्या बेटा X। ओके, और ये कैसा है, थीटा लगा दीजिए, भाई थीटा डिपेंडेंट है, तो Z इक्वल टू सो मच, Z इक्वल टू सो मच। हो गया, क्लियर हो गया, राइट फास्ट। बहुत ही सिंपल सी सब बातें हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो बेटा? हाँ जल्दी बोलिए, क्या पढ़ रहे हो? इम्पीडेंस, हाँ इम्पीडेंस। हो गया, नोट करिए जल्दी। मीन्स जब हम किसी रेजिस्टेंस में डीसी फ्लो कराते हैं तो जितना पावर प्रोड्यूस हो रहा होता है, जब उसी रेजिस्टेंस में हम जब एसी फ्लो करा देते हैं तब पावर कितना प्रोड्यूस होता है। तो कितने से मॉडिफाई हुआ, यानी कि कितना चेंज हुआ, कितने गुना चेंज हुआ, हाउ मच टाइम्स, दैट फिजिकल फैक्टर वी शो दैट हाउ मच टाइम्स चेंज, दैट इज नोन एज द पावर फैक्टर, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। एंड cos theta will be R by Z, where Z is the impedance। impedance क्या होता है बेटा? Z इक्वल टू R प्लस X। X क्या है? रिएक्टेंस। X कितने टाइप का होता है, तो अभी हम आगे चल रहे हैं, डिस्कस किया जाएगा अभी ये सब। इम्पीडेंस बराबर क्या हो गया? रजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। ये लाइन याद कर लीजिए। यहाँ आगे बढ़े, चले। हाँ अब आ जाइए, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस हम लोग देखने जा रहे हैं बिहेवियर ना, हम लोग देख रहे हैं कि बिहेवियर क्या होता है इसका। देखिए अब यदि केवल, तो हम चलते पहले, केवल यदि लेट वनली, अच्छी तरह समझिएगा सारी बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू से ही एकदम इनिशियल से ही अच्छी तरह से समझिएगा सब कुछ। तो लेट ओनली आर इन एसी सर्किट, कहीं पर एसी फ्लो रहा है और उसमें केवल आर है। फॉर एग्जांपल ये आर रेजिस्टेंस है, आर मीन्स रेजिस्टेंस, एसी का सिंबल इस तरह से। तो क्या होगा जानते हैं कि अल्टरनेटिव करंट की प्रॉपर्टी, अब चूंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, पीछे पढ़ा हुआ है। तो जानते हो बेटा कि यहाँ एसी की जो डायरेक्शन होती है, अल्टरनेटिव करंट का जो डायरेक्शन होता है, यानी कि जो V बराबर है क्या, V0 साइन ओमेगा टी। कैसा नेचर है इसका, यू नो वेल नाउ। ये है V, ये क्या है, ये इतना क्या बेटा V0। दूसरे दिशा में भी ये क्या है, ये V0, यानी कि एक बार माइनस V0 और एक बार प्लस V0, यही ना, ये हम लोग जानते हैं। और ये क्या होता है, वन साइकिल बोलते हैं इसको, ये कंप्लीट साइकिल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, T/2। ये कितना होता है, 3T/4। सब पीछे वीडियो में पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरह से, थोड़ा भी डाउट है तो पीछे जाके देखिए, ठीक है। चलिए अब जरा देखो, तो यहाँ पर V वोल्टेज हम लगाए, तो देखते हम यह हैं कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का करंट होता क्या है, रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज हमने लगाया है ना, जो वोल्टेज लगाया है, ओके, तो वोल्टेज V, जो करंट प्रोड्यूस हुई, सपोज करें कि दिस लाइन इज करंट, ये टाइम t सेकेंड में, ये V वोल्टेज, ये किसका पीक, V0, ये किसका पीक, करंट का I0। ऐसे ही दूसरे डायरेक्शन में V0 माइनस, ये है प्लस, ये है प्लस, ये और I का पीक माइनस I0। ओके, तो दिस इज द ग्राफ। अब यहाँ हमको यह दिखा मैं क्यों रहा हूँ, क्या जरूरत है हमको, तो यहाँ पर कुछ बातें समझानी है। चलिए देखा जाए,
हम कहते हैं कि V and I आर इन द सेम फेज। तो मैं पीछे डिस्कस का फेज वगैरह क्या है मैं बता चुका हूं। तो व्हाट इज द फेज? तो फेज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल फैक्टर विच शोज द पोजीशन ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी और द सर्कुलेटिंग बॉडी। यानी कि फेज वह भौतिक राशि है, फेज वह भौतिक राशि है जो किसी रोटेट होने वाली, घूर्णन गति करने वाली, रोटेशनल मोशन करने वाली वस्तु का या सर्कुलर मोशन करने वाली वस्तु के स्थान को t/0 पर जो पोजीशन था उसके सापेक्ष उसके स्थान को बताती है, उसी को फेज कहते हो। ओके, तो चलो आजा देखिए। मैं कहूँ कि इसका इक्वेशन क्या है तो आप कहिएगा कि v = v0 sin ω t, क्योंकि सेम फेज में ω t यहाँ भी रहेगा। अब मैं कहूँ कि I का मान बोलो तो आप कहिएगा I0 sin ω t। दोनों का इक्वेशन एक ही रहना है, यानी कि दोनों सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब ये हुआ कि जिस समय वोल्टेज अपने मैक्स पर पहुंचता है, अपने पीक पर पहुंचता है, ठीक उसी इंस्टेंट पर देयर इज नो टाइम लैग, थोड़ा भी समय आगे पीछे नहीं है, थोड़ा भी समय आगे पीछे नहीं है। तो एट द सेम इंस्टेंट व्हेन वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम देन करंट आल्सो बिकम्स मैक्सिमम, दिस इज नोन एज द सेम फेज। इसी को कहते हैं सेम फेज। मीन्स देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो मिला क्या हम लोगों को कि वोल्टेज V एंड I both are in same phase and so delta phi between them will be 0। दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इस बात को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं तो इसको आप जानते हैं कि करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, वोल्टेज इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है। करंट भी क्या है? प्योर स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर नहीं होता, बी श्योर, टेंसर नहीं होता, टेंसर नहीं होता, वेक्टर नहीं होता। इस करंट क्या है? स्केलर, प्योर स्केलर। सवाल है कि क्यों स्केलर? वह इसलिए स्केलर क्योंकि टेंसर वे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू शो कर रही होती है, उनको टेंसर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वायर है, उसमें करंट बह रही है ना, तो कहीं किसी ने इधर उधर पढ़ा दिया, उल्टा सीधा पढ़ा दिया बेटा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल बता रहा हूँ कि हाँ किसी टीचर ने उल्टा सीधा पढ़ाया हुआ है वीडियो में। तो बी श्योर कि जो करंट होती है वह कभी भी टेंसर नहीं होती है। जानते हो फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी? एक वेक्टर, दूसरा स्केलर और तीसरा टेंसर। वेक्टर कौन से होते हैं? वे भौतिक राशियाँ, यानी कि वह फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वे भौतिक राशियाँ जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड हो, उनके पास दिशा भी हो, और तीसरी चीज़ है कि वह वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती हो। यानी कि जो वेक्टर एडिशन लॉ मतलब क्या हुआ बेटा? वेक्टर सदिश योगफल वाले नियम को फॉलो करती हो। R = √a² + b² + 2ab cos थीटा को फॉलो करती हो। तो वे फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर कहलाती है। लेकिन जिनके पास दिशा हो, मैग्नीट्यूड हो, जैसे करंट को जब हम लोग लिखते रहे हैं ना, कहीं पर भी करंट लिखते हैं तो लोग क्या बताते हैं? एरो बना देते हैं। तो करंट के पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है? दिशा है, यानी डायरेक्शन लगा है, एरो लगा है। और क्या है उसके पास? मैग्नीट्यूड भी है, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। लेकिन फिर भी दिशा और मैग्नीट्यूड होने के पर भी वह वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि नहीं है। सवाल ये, वह सदिश राशि क्यों नहीं है? वह वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जो तीसरा कंडीशन वेक्टर होने का है, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा को फॉलो वह नहीं करता, इसलिए करंट इसलिए वेक्टर नहीं है। दिशा होते हुए भी वह वेक्टर नहीं है। अब सवाल ये हुआ कि क्या टेंसर हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? वह इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि टेंसर हम उसे कहते हैं
टेंसर वह भौतिक राशि होती है जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू शो कर रही होती है। तो जो भी पढ़ाया है ना, यदि वो वीडियो ये उसके पास तक जाए तो वह अपना सही कर ले, ठीक है, हो जाती है गलती कभी ना, तो वो अपना सही कर लेगा। तो मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेता हूँ, हैं प्रोफेसर, वो भी ऐसे उल्टा सीधा बोले हैं कुछ, तो ओके। फिर चलिए, तो टेंसर क्या होता है बेटा, व्हाट इज द टेंसर? तो टेंसर वे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनका डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू होती है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जानते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मान लो डिस्क है ना, जैसे मान लीजिए डिस्क है, तो देखते होगे कि डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, यदि एक्सिस बदल दीजिए तो वैल्यू बदल जाती है। डिस्क वही है, मास वही है, रेडियस वही है, सब कुछ वही है, केवल बस एक्सिस बदलते हैं तो वैल्यू बदल जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक डायरेक्शन में दूसरा है तो किसी दूसरे डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका दूसरा में भी पॉसिबल है कि उसका हो सकता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस प्रतिबल जिसको बोलते हैं बेटा हिंदी में, स्ट्रेस इज आल्सो द गुड एग्जाम्पल ऑफ द टेंसर क्वांटिटी। क्लियर? ओके। फिलहाल यहाँ पर टॉपिक हम लोग का बेटा दूसरा है। तो हाँ, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे इसकी कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें। तो अब यह वोल्टेज देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्टरनेटिव वोल्टेज है और अल्टरनेटिव करंट है, इनको हमको दिखाना है। तो जब देख रहे हैं कि सर्किट में जब केवल आर है, यानी कि ओनली रेजिस्टेंस इज देयर इन द अल्टरनेटिंग सर्किट, यानी कि जब एसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो उस समय देख रहे हैं कि दोनों के बीच वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। V एंड I बोथ आर इन द सेम फेज, डेल्टा फाई इक्वल टू 0 होता है। और डेल्टा फाई इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ कि जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा ठीक उसी समय करंट भी मैक्सिमम होगा। जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट भी 0 होगी। देयर इज नो टाइम लैग, उनमें कोई भी समय अंतराल उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं प्योर ओहमिक सर्किट, यानी कि प्योर ओमिक सर्किट, यानी कि ओनली रेजिस्टेंस। एंड नाउ द क्वेश्चन कि इनको क्या हम किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी डायग्राम को क्या हम और किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। और वो तरीका क्या बेटा, उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको? फेज। यही ग्राफ जो हम लोग का ग्राफ अभी देखे हैं ना, इसी ग्राफ को हम लोग सिंपल वे में इसी ग्राफ को सिंपल वे में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको जो डायग्राम बनता है उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो क्या है, चलिए इसको हटा देते हैं। बेटा पढ़ चुके हो, इसको मालूम है क्या है यह। तो जब सर्किट में केवल आर हो तो उसका फेजर डायग्राम, हो बेटा फेजर डायग्राम। सवाल है कि यस व्हाट इज द फेजर डायग्राम, यानी कि वह डायग्राम जो वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के इंस्टेंटेनियस, यानी कि किसी भी क्षण दोनों का पोजीशन शो करे, उसी को हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं ना। मीन्स द डायग्राम which shows the relation, which shows the position, which shows the instantaneous position of alternating current and alternating voltage, that is what फेजर डायग्राम। ओके, उसे फेजर डायग्राम कर दे बेटा। व्हेन अब आर ओनली, व्हेन ओनली आर, जब केवल आर होगा तो इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, अभी डायग्राम बनाए थे हम लोग, उसी का फेजर डायग्राम। माइंड हियर, सपोज दिस इज द मेन करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, you can consider here that the main current is I here। क्लियर? अब सवाल यह है कि यहाँ पर हम कि और कहीं पर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो यहाँ ले लें, चाहे तो यहाँ ले लें, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ ले सकते हैं ना, चाहिए तो यहाँ ले लें। सपोज करिए कि मेन करंट यहाँ बह रही है I, दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, टाइम एक्सिस है, टाइम मान लेते बेटा।
और ये क्या है हमारा, मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ कहीं में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाँ मान ली आर, देखो बेटा अब इस पर हम क्या लें, वोल्टेज वी, वोल्टेज वी, वोल्टेज वी, और क्या है करंट, वोल्टेज एंड करंट आई। तो यदि हमारा आई यहाँ पर है तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि आई वोल्टेज यानी क्या, वोल्टेज वी और आई, वोल्टेज वी और आई दोनों एक ही फेज में थे ना। तो एक फेज का मतलब बेटा कि एक ही जगह होंगे दोनों। अब ये क्या है, ये इतना क्या है डेल्टा, यही इसको तो कहते हैं फाई, तो दिस इज द डेल्टा फाई, दिस इज द डेल्टा फाई। क्या इन दोनों के बीच, नहीं, इन दोनों के बीच में तो डेल्टा फाई का मान क्या है, 0 है, डेल्टा फाई का मान 0 है। तब आप कहोगे कि ये क्या, इसको डेल्टा समझने लगा बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है डेल्टा की, ये फाई एंगल है, डेल्टा फाई इन दोनों के बीच यहाँ है, ठीक है ना, ये डेल्टा फाई बराबर 0 है, किसके बीच, किसके बीच, बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, बिकॉज बोथ एट द सेम, बोथ V and I are at the same line, in the same direction, at any instant, at any instant, at any instant, both are in the same way, in the same way, in the same direction, and therefore phase difference, यानी कि दोनों के बीच का phase difference मतलब बेटा कलांतर, तो दोनों के बीच का phase difference कलांतर, that will be 0, okay। अब सवाल है कि व्हाट इज दिस, तो अब हम जैसे देखो बेटा v बराबर क्या हुआ, v बराबर यू नो दैट v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जानते हो। अब लेट एट ध्यान देना बेटा यहाँ पे, एट t इक्वल टू 0 व्हाट विल हैपन, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा इंटू 0 बराबर 0, तो v इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो ये जब ये कहोगे ना, यानी कि यह थीटा जो है, यानी फाई करें या फाई रहने देता बेटा, तो ये फाई क्या शो कर रहा है हम लोग का, ओमेगा टी बता रहा है, यह क्या शो कर रहा है, यह ओमेगा टी। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो इधर यदि हम टी बराबर 0 कर दें तो v बराबर 0 हो जाएगा, और v बराबर 0 का मतलब कि जो लाइन मेरी यहाँ थी वो लाइन मेरी यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि टी बराबर 0 पर सब कहाँ थे, तो टी बराबर 0 पर v यहाँ पे था, टी बराबर 0 पर v यहाँ पे था कितना 0, था कितना 0, तो यानी कि v का मान यहाँ पर क्या हो गया बेटा 0, और करंट भी हमारे क्या हो गई, पक्का 0 हो गई, i बराबर भी 0 हो गया। देखो यहाँ पर कब ये दोनों चीज़ें कब मिली हमको, जब हमने t का मान रखा 0, तो जब t बराबर 0 तो दिस विल बी सो मच, दिस विल बी सो मच। क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स, फेजर डायग्राम। व्हाट डू मीन बाय द फेजर डायग्राम, तो दिस इज द ए प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, ओके। चलिए हो गया बेटा, हाँ नोट करिए ठीक से, इसी तरह से नोट करिए इसको। आगे बढ़ा जाए, आइए अब इसके आगे देखते बेटा। तो जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, अब बात रही पावर की, तो पावर अभी अभी हमने डिस्कस किया है, रेजिस्टेंस के लिए पावर अभी अभी हमने डिस्कस किया बेटा। हाँ अब आ जाइए, अब हम लेते हैं इंडक्टर कॉइल क्या होता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडक्टर कॉइल क्या होता है। तो देखे होंगे पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, मैग्नेटिज्म में पढ़े हुए हैं किसी भी कॉइल का, तो वहाँ मैं पढ़ाया हूँ, पीछे के सारे वीडियो कई बार देखिए, अच्छी तरह से देखिए, उनका नोट्स बना लीजिए, सारे रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से याद हो। देखे होंगे कि वहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़े हुए हैं, ट्रांसफार्मर हेडिंग रहेगी पढ़े हुए, सब जबरदस्त हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो वहाँ पर बेटा ये सेल्फ इंडक्टेंस, किसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाले हैं हम,
सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का, किसी सिंपल कॉइल का निकाले हैं, और किसे निकाले हैं, स्क्वायर का निकाले हैं। स्क्वायर फ्रेम हो तब उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा वो निकाले हैं। और किसका निकाला गया है, और सोलिनॉइड का निकाला गया है। निकाला गया ना कि किसी सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो पीछे सब कुछ है, वहाँ जा करके अच्छी तरह से पढ़िए वहाँ पर। नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू मीन बाय द इंडक्टर कॉइल, यू नो वेल दैट व्हाट द इंडक्टेंस, पढ़े हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द इंडक्टर कॉइल। एक वायर ले लीजिए, एक तार ले लीजिए, एक कंडक्टर ले लीजिए। एक तार ले लिया हमने, ले लिया, हाँ, एक वायर ले लीजिए, ए सिंपल जिससे मेटल वायर, सिंपल मेटल वायर, बस वही, हाँ, जो तार आप जानते हैं, सिंपल मेटल, एक मेटल वायर ले लीजिए, एक ले लिया, ले लिया, ओके। अब यदि इसी वायर को, इसमें यदि आप करंट फ्लो करा दीजिए, अब आई करंट फ्लो करा दीजिए, आई करंट फ्लो करा दीजिए, आई डीसी फ्लो करा दीजिए, बह रही है, करंट बह रही है इसमें। इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा आर, कुछ अपना इसका रेजिस्टेंस होगा आर। सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, है ना। देखिए अब देखो बेटा, अब ये वायर है, एक हम बैटरी जोड़ दिए हैं ना, ये बैटरी जोड़, अब मान लीजिए कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, हाँ, इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, जोड़ दिए हैं, ओके। हम ये क्यों बनाए हैं रेजिस्टेंस, ना बनाते तो क्या फर्क पड़ता, जैसा देखिए, आइए सीधे जोड़ दिया, तो जानते हो मेटल वायर है और ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, प्लस वाले को आपने सीधे माइनस से जोड़ दिया, बैटरी शॉर्ट कर जाएगी, बैटरी ही शॉर्ट कर जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, क्योंकि सीधे वायर, एक मेटल वायर से दोनों प्लेट को हम नहीं जोड़ सकते, तो हाँ, एक बल्ब जोड़ सकते हैं, यानी कोई यहाँ पर एलिमेंट जोड़ना होगा, कोई एक हमको रेजिस्टेंस दिखाना होगा। तो देयर फॉर दिस रीजन आई टेकन ए रेजिस्टेंस हियर। बात समझा बेटा, सीधे मेटल कंडक्टर से जोड़ दोगे, रेजिस्टेंस नहीं दिखाओगे तो शॉर्ट कर जाएगी, बैटरी काम कहाँ करेगी, ठीक है ना, बैटरी नहीं काम करती तब। हाँ, अब क्या किया जाए, यही वायर देखिए, अभी करंट बह रही है, आई करंट बह रही है, फर्स्ट क्लास करंट बह रही है, नो प्रॉब्लम। अब इसी वायर को यदि मैं क्या करूँ, अब इसी वायर को देखिए, ऐसे ले लीजिए, यही वायर लीजिए, इस वायर को स्प्रिंग के फॉर्म में उसको बना दीजिए, हाँ, ऐसे बना दीजिए, बस इसी वायर को फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए, इसको बना दिया। अब जा देखिए तो क्या बन गया, ये वही चीज़ है, वही है कि कोई कुछ अंतर आ गया होगा, वही तो है, वही वायर है, वही वायर है, ऐसे बना दिया, फोल्ड कर दिया बस, हाँ, वही बैटरी भी है, वही वायर, वही बैटरी भी है, कर दिया। अभी भी बैटरी जोड़ा हूँ, हाँ, अब बताइएगा कितनी करंट बहेगी इसमें, अब बताइए कितनी करंट बहेगी, उतनी ही करंट बहेगी या कोई इसमें अंतर हो जाएगा, कोई चेंजिंग होगी नहीं, जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, बहुत ही आसान सा, आपको फिजिक्स वैसे बहुत आसान होती है बेटा, बस अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कोई ज़बरदस्त आपको समझाने वाला हो। हाँ बेटा, चलिए, P100 फिजिक्स क्लियर बेटा। यहाँ पर आपको जीरो से लेकर के, यदि आप फिजिक्स जीरो जानते हो नो प्रॉब्लम, क्योंकि बेसिक से एकदम से स्टार्ट होता है, और आप इंडिया के टॉपर स्टूडेंट हो, फर्स्ट रैंक होल्डर हो, नो प्रॉब्लम। यानी कि हम लोग जीरो से शुरू करते हैं और जाते हैं उस लेवल पर जहाँ से आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमको 3 एग्जाम को, हम लोग 3 एग्जाम, 4 एग्जाम, 5 एग्जाम को हम लोग फोकस करते हैं। नंबर 1 पर हम लोग क्या लेते हैं बेटा, सबसे पहले तो आपका बोर्ड एग्जाम है। नंबर 2 क्या है उसमें बेटा, अब जो बोर्ड का बच्चा है वो किस में जाना है बैठने के लिए, नीट देना है उसको, तो हम लोग किस पे फोकस करते हैं, नीट पर फोकस हम कर रहे हैं इस पर, क्लियर। और आपको क्या एग्जाम देना है, आपको IIT देना है, तो मेन फोकस किस पर होता है, बोर्ड, IIT और नीट। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जैसे NDA है ना, और LT ग्रेड और टीचर्स वगैरह की अपॉइंटमेंट होता है, जहाँ भी फिजिक्स होता है, तो आपके लिए यह चैनल द बेस्ट है P100 फिजिक्स, क्योंकि इससे बेस्ट आपको कहीं पर भी इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पैदा हुआ हो कि जो इससे बेहतर आपको एक्सप्लेन कर दे किसी भी टॉपिक को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैं नहीं बोलता,
ना, कभी नहीं बोलता। लेकिन बात इसलिए बोला हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए दिलाने के लिए ना बोला हूँ, क्योंकि 20-21 साल हो गए पढ़ाते हुए, और एसडीपी सर का नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पूरा बहुत ज़बरदस्त सुने होंगे। ओके बेटा, तो हाँ, और कई हज़ार डॉक्टर्स, 1, 2, 10, 20, 50, 100 नहीं, हज़ार में 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स इस समय मेरे स्टूडेंट हैं, जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, जो इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर भी हैं ना, इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर भी हैं, जो फर्स्ट क्लास इसमें प्रेजेंट टाइम में वो 1 नंबर के डॉक्टर, मैं तो अभी चाक से तब भी पढ़ाता था और अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो पूरा देश विदेश में ना तमाम डॉक्टर्स हैं, तमाम IITians हैं ना, तमाम IITians हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं। क्लियर? तो किसका नाम लिया जाए, और उसमें से बहुत सारे तो IAS अभी इस समय तो प्रेजेंट टाइम में अब IAS हो रहे हैं सब। क्लियर? फिर तो आपको मात्र कॉन्फिडेंस के लिए मैंने ये सेंटेंस बोला है, हाँ, ओनली फॉर कॉन्फिडेंस। क्लियर? कि जीरो से हम लोग शुरू करना है, हम लोग जीरो से पढ़ाई शुरू करते हैं। यदि आप बहुत कमजोर स्टूडेंट हैं, फिजिक्स नहीं आती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा। आप टॉपर से टॉपर बेस्ट स्टूडेंट हो तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाऊँगा जिस लेवल के आगे जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो। ओके, तो हाँ, तो हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर। क्या पूछा था हमने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस केस। हमने इसको फोल्ड कर दिया है, तो अब क्या होगा, मार दीजिए आंसर, फटाफट मारिए, जल्दी फटाफट मार दीजिए। हाँ, वही होगा भाई, डोंट बी कंफ्यूज, वही होगा, यही। जितनी करंट यहाँ पर थी, जितनी करंट यहाँ पर बह रही थी, उतनी ही बह रहेगी यहाँ पर भी, उतनी ही करंट बहेगी, उतनी ही बहेगी। सेम, आई विल बी सेम। जैसे जो चीज यहाँ थी वही करंट ना, हाँ, वही जो चीज यहाँ थी वही करंट था यहाँ पर भी। दोनों में करंट की वैल्यू एक ही होगी, सेम करंट होगी। नाउ द क्वेश्चन कि यह तो इंडक्टर कॉइल है, तो ऐसा क्यों, यह तो इंडक्टर कॉइल है तो ऐसा क्यों, है ना, क्वेश्चन मन में आएगा कि यह तो इंडक्टर कॉइल है तो ऐसा क्यों। तो आप कहेंगे कि ये इंडक्टर कॉइल है, बिल्कुल सही बात है कि ये कॉइल है, और इसी कॉइल को हम कहते हैं इंडक्टर कॉइल। कौन सी ऐसी इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है कि हम इसको कहते हैं इंडक्टर कॉइल, है ना क्वेश्चन, कि क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी, तार वही है, सब कुछ वही है, बैटरी वही है, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर। ओके, तो आप जानते हैं कि जब भी कहीं पर भी किसी भी वायर में करंट बहती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, तो यदि करंट का डायरेक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यू, यदि करंट की डायरेक्शन, यदि दिशा और न्यूमेरिकल वैल्यू यदि कांस्टेंट है, यदि कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, करंट का न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मान, मैग्नीट्यूड, और उसकी दिशा यदि कांस्टेंट है, तो जो उत्पन्न हुई है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बिंदु पर, वह भी क्या बनी रहेगी, वह भी कांस्टेंट बनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी का मान क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन क्या, लेकिन यदि यही वायर जिसको हमने ऐसे ही फोल्ड कर दिया है, तो जानते हो जब हम फोल्ड कर दिए हैं तो जस्ट ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया है ना, सोलेनॉइड बन गया है। और सोलेनॉइड जब पढ़ रहे थे पीछे, सोलेनॉइड की एक हेडिंग है, ज़बरदस्त एक वीडियो है, तो जब आप सोलेनॉइड पढ़ोगे बन गया। और सोलेनॉइड के केस में जानते हो क्या होता है, सोलेनॉइड के एक्सिस के पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं, बाहर की सभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कैंसिल हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं ड्यू टू द स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है बेटा, है ना। अब वहाँ पर जा कर के पीछे पढ़ना है सर, सोलेनॉइड पढ़ना है, पढ़ चुके हो तो द बेस्ट, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, जा कर के फिर से पढ़ डालो ना, वीडियो तो है ही, पढ़ो जाके वहाँ पर ना बेटा। तो आप जानते हो ना, और सोलेनॉइड के बाहर लाइंस निकलती है तो जानते हो स्कैटरिंग के कारण, फोर्स के कारण वो थोड़ा सा दूर निकल जाती है। ये सब वहाँ पीछे एक्सप्लेन है, इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या होता है, क्यों बाहर निकल जाती है, वह कंट्रोल कैसे होती है, वह इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो उसको कंट्रोल करता है, ये सब पीछे मैं बता चुका हूँ। चलो बेटा अब आ जाओ, देखो जल्दी से ना, ये माइनस। अब तो इसके अंदर यानी कि ऐसा कर देने से ना सब कुछ चेंज हो गया, बदल गया। जो फील्ड ऐसे थी अब वो फील्ड ऐसे हो गई, जो फील्ड ऐसे थी अब देख रहे हो ना, अब वो फील्ड ऐसे हो गई ना,
अब ऐसे हो गई, ओके ये देखो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, सब ऐसे हो गई, पक्का। अब जा देखो यहाँ पर हम लोग के पीछे, ये तो सब पढ़ा हुआ है पीछे है बेटा। अब यहाँ हमारा मेन पॉइंट जहाँ पर है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, मैं पहले वहाँ चलता हूँ। अब देखो अब इसके बाद क्या होगा, तो डीसी है, देखना डीसी है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड से तो मेरा मतलब था नहीं, हम लोग को तो आई का मान निकालना था ना, आई की वैल्यू निकालनी थी ना, तो आई का मान निकालना था, तो अभी भी आई तो वही है, अंतर क्यों नहीं पड़ा कोई भी, अभी भी हमारा आई वही, देखो आई यहाँ पर भी आई वहाँ पर भी, अभी भी कोई अंतर नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, इस वजह से कुछ नहीं होगा, इस वजह से कुछ नहीं होगा ना, इस मैग्नेटाइज से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीसी है, क्योंकि डीसी है और डीसी में करंट का मान कांस्टेंट रहता है। डीसी है, डीसी में करंट का मान कांस्टेंट रहता है। जब करंट का मान कांस्टेंट है तो चाहे फील्ड ऐसे रहे चाहे फील्ड ऐसे रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पक्का क्लियर। हाँ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, लेकिन जो भी है वह कांस्टेंट है, जो भी है वो कांस्टेंट है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फर्क कहाँ पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जानते हो कि फैराडेज लॉ में क्या कहते हो, कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तब उत्पन्न होती है जब फ्लक्स समय के साथ बदल रहा होता, फ्लक्स में चेंज आ रहा होता, लाइंस कट रही होती हैं, तब न उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर तो हो गया फाई कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर बी हो गया कांस्टेंट। तो जब बी की वैल्यू बेटा, जब बी का मान हो गया ना क्या, जब बी का मान हो गया कांस्टेंट, तो फाई हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 0 और आई इंड्यूस्ड करंट हो गई 0। तो देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट, यानी कुछ भी इंड्यूस नहीं होना है, मीन्स कि चाहे। अब जैसा देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है, या आपके घर पर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल चीज़ लगी हुई है, या कहीं पर तार वगैरह का कनेक्शन है, तो चाहे आप उसको कॉइल बना दीजिए, तो देखिए मिस्त्री लोग क्या करते हैं, जब बनाते हैं तो तुरंत ऐसे ही फोल्ड करके कॉइल बना देते हैं। तो चाहे आप उसको कॉइल बना दीजिए, आप उसको सिंगल वायर के रूप में रख रहिए, डज नॉट मैटर, कुछ भी नहीं होता है। तो सवाल यह है कि हमारा हेडिंग तो है इंडक्टर कॉइल, तो इसका रोल कब होगा शुरू, ये इंडक्टर कॉइल कहाँ है, इंडक्टर कॉइल तो है या, लेकिन क्या डीसी पर तो सब कुछ एक ही जैसा है, तो क्या इंडक्टर कॉइल डीसी पे काम नहीं करता, इसका मतलब यही नहीं हुआ। हाँ भाई, इंडक्टर कॉइल डीसी पे काम नहीं करता। पूरे डिस्कशन का मतलब ये निकला कि इंडक्टर कॉइल डीसी पर काम नहीं करता, यानी कि इंडक्टर कॉइल बैटरी पर काम नहीं करता। जैसे ट्रांसफार्मर का जब न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते ही नहीं है कि ट्रांसफार्मर डीसी है कि क्या, यानी ये ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है। मान लो मैं कह दूं आपको ना, फार्मूला मालूम है ना ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर इसमें क्या होती है बेटा, स्मॉल आर बराबर VS/VP = NS/NP। मैं कह दूं कि अभी कि ये ट्रांसफार्मर है, एक बैटरी है, जिसका एक ट्रांसफार्मर के इन प्राइमरी कॉइल पर 200 वोल्ट एक बैटरी से भेजा गया, बताओ इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो एक बार जब BHU का एग्जाम होता था तो BHU ने क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ पर उसने लेकलांची सेल बोला था कि प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स इतना है। एक लेकलांची सेल से 2 वोल्ट का या 2.5 ऐसे कुछ था, तो 2.5 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया गया इनपुट पर, यानी इनपुट पर मीन्स प्राइमरी कॉइल पर। तो बताओ कि सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया वहाँ पर कि यह देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं कि ये लेकलांची सेल है, सीधे फार्मूला लगाया क्या, VS/VP = NS/MP। सर साल पर मार दिए, तुरंत ही खंड दे निशान मार दिए ना। तो आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल है, अभी आएगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आगे ना, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो तैयारी हो गया। तो ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल है, तो जब भी ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल होगा तो पहले क्या देखिएगा कि एसी की ही बात कर रहा है ना। तो हम भी यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, इंडक्टर कॉइल की बात कर रहे थे। तो इंडक्टर कॉइल में ये डीसी था, और डीसी जब डीसी है, सेल लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेल लगा हुआ, तो इस वायर को चाहे सीधा रखिए, देखिए चाहे सीधा रखिए, ऐसे रखिए ना, चाहे सीधा बेटा। रेजिस्टेंस के अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी और रेजिस्टेंस दिखाए बेटा, ध्यान देना है इसमें।
तो या भी चाहे वायर को ऐसे रखिए या चाहे वायर को ऐसे ही फोल्ड कर दिए, देयर विल नो डिफरेंस इन द करंट। क्लियर? चलिए, और अब यहाँ से रोल शुरू होता है किसका? इंडक्टर कॉइल का। अब रोल शुरू होता है बेटा, इंडक्टर कॉइल का रोल होता है कि यस, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडक्टर कॉइल। चले अब, हाँ, अब यही जो अभी हम लोग फोल्ड किए हुए थे स्प्रिंग के रूप में, यानी कि कॉइल के रूप में हम जिसको बनाए हुए ना, अब इसको आप ले लीजिए और अब क्या करिए, चलिए, हाँ, अब फिर से इंडक्टर कॉइल, अब लिख दीजिए कि अल्टरनेटिंग करंट AC फ्लोइंग इन इट। अब हम जा रहे हैं देखने बिहेवियर इसका। DC पर क्या पाए? DC पर इंडक्टर कॉइल किसी तरह से काम नहीं करता। DC पर इंडक्टर कॉइल जस्ट लाइक ए सिंपल वायर। अब चलिए, अब यही वही ले लिया जाए इंडक्टर कॉइल बेटा। ओके, और हमने ले लिया, ये हमारा है क्या? AC। ये है AC। ठीक, चलिए अब देखा जाए कि इस पे क्या हो रहा है, AC पे क्या हो रहा है। इंडक्टर कॉइल तो पीछे हम लोग पढ़े बेटा, सॉलिनॉइड पढ़े ना, वही तो वहाँ पर क्या पाए थे हम लोग सॉलिनॉइड के बीच में? क्या पाए थे वहाँ पर? सेल्फ इंडक्टेंस पाए थे। सपोज करिए कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। अब ये क्या होता है? V बराबर क्या बेटा? V0 साइन ओमेगा टी, है ना? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। हो गया बेटा? चलो अब जा देखिए और क्या हो रहा। मैं करंट की दिशा किधर बनाऊं? इधर कि इधर? इधर बनाऊं, इधर कि इधर बनाऊं? हाँ बोलो, जिधर कहोगे उसे बना देंगे। बोलो भाई किधर बनाऊं? किसी भी तरफ नहीं। DC में तो बनाते थे, हाँ पक्का बनाते थे। AC में नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे? अरे भाई AC की दिशा तो कंटिन्यूअस बदल रही होती है ना, तो कहाँ वह किसी फिक्स दिशा में होता है कि बनाओगे उस डायरेक्शन। इसीलिए AC को इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एरो नहीं लगाते। क्लियर? ओके, चलो अब चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, सेल्फ इंडक्टेंस जानते हो क्या होता है, पीछे पड़े हुए हो। चलो बेटा, अब चूंकि AC है और AC का काम जानते हो, आ जाओ फिर से खींच दें। देखो बेटा ऐसे है ना, यह कॉन्टिन्यू चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यू बदल रहा है, हर इंस्टेंट हर क्षण बदल रहा है। देखो हर क्षण बदल रहा है। परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा कि इसकी अभी जो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, अब वह फील्ड कांस्टेंट रहेगी नहीं, अब वह फील्ड क्या होने लगी? अब वह फील्ड 0 से मैक्स। देख रहे हो ना, ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा? ये फील्ड अब B का मान क्या हुआ? B वेरीज, कहाँ से कहाँ? B वेरीज फ्रॉम 0 to max in one direction। 0 to max in one direction। अगेन फिर क्या हो गया? ये अगेन becomes 0, फिर 0 हुआ, फिर क्या हुआ? अगेन becomes max। देखो अगेन 0 से मैक्स एक दिशा में, becomes 0, अगेन becomes max इन अदर डायरेक्शन, अगेन becomes 0। यानी कि एक बार 0 से मैक्स हुआ, फिर 0 हुआ घटकर, फिर दूसरी दिशा में मैक्स हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मैक्स। प्रोसेस रिपीट्स continuously, repeated continuously। Therefore what will happen? You cannot say that the direction of the magnetic field will be here or here। डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है। तो डायरेक्शन ऑफ B ना बेटा, क्या? डायरेक्शन ऑफ B क्या हो रहा? कंटिन्यू। डायरेक्शन ऑफ B
देखिए तो डायरेक्शन भी कंटिन्यू चेंजेज, डायरेक्शन भी कंटिन्यू चेंजेस यानी किसी फिक्स दिशा में वो है ही नहीं। इसीलिए यही कारण है कि ना ही कभी यह एन पोल बन पाता है, ना ही कभी यह एस पोल बन पाता है। जबकि डीसी लगाते हो तो एक इंड उसका एन बनता है और दूसरा इंड एस बनता है, पीछे सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। देखिए जब एसी लगाते हो तो ना ही एन बनेगा ना ही एस बनेगा। अब आगे बढ़ते बेटा, यहाँ से आगे बढ़ा जाए, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया, ओके गुड। चलो अब आ जाओ, देखो अब यहाँ अब आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखो बेटा आगे क्या होने वाला है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। चलो अब आगे ये होने वाला है कि फील्ड बार बार जैसे ये चेंज हो रहा है, जैसे देखो बेटा जैसे ये चेंज हो रहा है, जब ये इतना हिस्सा रहा, जब ये इतना हाफ साइकिल रही तो फील्ड की दिशा हुई इधर, जब अगला हाफ साइकिल आई तो फील्ड की दिशा हो गई इधर, इधर 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 इधर, बार बार चेंज हुआ। तो ना ही ये एन बन पाएगा ना ही यस बन पाएगा। या अभी एन हुआ, अभी एन हुआ नहीं कि यस बना, यस हुआ नहीं कि एन बना, बार बार चेंज होगा। हो गया, क्या पढ़ा बेटा, P100 फिजिक्स। हाँ चलो अब आगे बढ़ा जाए, यहाँ से आगे चला जाए। चलिए अब हाँ बात है व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द इंडक्टर कॉइल। परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। अब परिणाम ये हुआ कि अभी हमारा वोल्टेज अभी पीक पर पहुंचा नहीं, यानी पीक पर पहुंचने का मीन्स क्या बेटा, जैसे जीरो से पीक पर जाना है ना, तो जब ये पीक पर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी। अब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही थी तो उसका विरोध होना शुरू हो गया। कौन विरोध करने वाला है यहाँ पर, फ्लक्स जब चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमने वोल्टेज लगाया था V, हमने वोल्टेज लगाया था V और इसका विरोध अंदर फ्लक्स कंटिन्यू चेंज हो रहा बेटा। तो ड्यू टू, आप भी ऐसे डायग्राम बनाकर सब लिखते जाइए फास्ट। तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स क्या हुआ, एंड induced EMF produced, and induced EMF produce, एक induced EMF प्रोड्यूस हो गया। हुआ, बोलो भाई हुआ कि नहीं। हाँ बिल्कुल हुआ, अवश्य हुआ, बिल्कुल हुआ। अब क्या होगा इसके बाद, तब तो हमने वोल्टेज दिया था V और क्या हुआ, देखिए हमने वोल्टेज अप्लाई किया V और अंदर प्रोड्यूस हुआ इसके चेंजिंग के कारण इस इंडक्टर कॉइल, यानी कि इंडक्टर कॉइल, पहली बात यह कि इंडक्टर कॉइल केवल और केवल किस पर काम करेगा, इंडक्टर कॉइल केवल और केवल किस पर काम करना है, इंडक्टर कॉइल को ओनली वर्क्स ऑन AC। DC पर इंडक्टर कॉइल का क्या होता है, DC पर वह सिंपल मेटल वायर बन जाता है ना। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। हाँ चलिए, तो एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ। अब तब फिर क्या हुआ, तो नेट वोल्टेज इसका कितना हो गया, नेट वोल्टेज, चलो बेटा अब हुआ क्या यहाँ पर कि, हाँ आगे बढ़िए। अब यहाँ से जहाँ तक हो गया है उसके आगे, तो हम लोग जो वोल्टेज लगाए हुए थे वह वोल्टेज हम लोग का कितना था, जो हम लोग वोल्टेज लगाए थे अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज, हाँ नोट कर दीजिए। अब मैथमेटिक्स थोड़ी सी यहाँ पर है, अप्लाइड वोल्टेज कितना था, तो अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t था ना। और इंड्यूस्ड पोटेंशियल कितना था, इंड्यूस्ड EMF कितना प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड EMF कितना प्रोड्यूस हुआ, तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ हम लोग कितना, E इक्वल टू माइनस L di/dt प्रोड्यूस हुआ कि नहीं। अच्छा, चूंकि यह इसको देने वाला कौन है, यह तो सोर्स का है, यानी कि दिस इज द एनर्जी ऑफ द सोर्स, आपने जो दिया है उसको। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती, यही हो सकती, यानी यह इसके बराबर हो सकती, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती कभी भी। मीन्स यदि टोटल वोल्टेज देखा जाए तो कितना होगा, तो V0 साइन ओमेगा t माइनस L di/dt हम लिख सकते हैं 0 ना, लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए। V0 क्या, साइन ओमेगा t इक्वल टू L
डी आई अपॉन डी टी, ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा। चलिए अब जैसा देखिए, अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है ना, सॉल्व कर दिया जाए। देखिए क्या ले सकते हैं हम लोग, डी आई अपॉन डी आई का मान निकालिए, तो डी आई का मान निकालेगा तो डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसे सॉल्व कर दीजिए बस इसी को ना, डी टी से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और एल जाके डिवीजन बन जाएगा, तो अपॉन क्या होगा बेटा, यहाँ पे अपॉन एल हो गया। डी आई सो मच, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड से, इंटीग्रेट डी आई, जीरो से पहले जीरो था बाद में आई, तो ये कितना बना, आई बन गया। इसको इंटीग्रेट करिए, वी नॉट बाई एल को पहले ही बाहर निकाल दीजिए, और अंदर कितना होगा बेटा, जीरो साइन ओमेगा टी की वैल्यू ना, तो हाँ, तो ये वी बाई एल को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे क्या आया, साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो टू टी, ओके। नाउ सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट, नाउ सॉल्व इट, क्या मिलता बेटा, देखो यहाँ पे आई है ना बेटा, तो नाउ आई विल हाउ मच, तो वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी हैज टू डिफरेंट इंटीग्रेट, तो साइन ओमेगा टी, हाँ कितना है बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया। क्या बोला गया, जीरो टू टी, जीरो की लिमिट है तो चाहे रखा जाए या ना रखा जाए। अच्छा, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, और क्या आया, इंटीग्रेशन ओमेगा बाहर कांस्टेंट हो जाएगा ना बेटा, तो इनटू 1 अपॉन ओमेगा, जानते हो ना कि ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में बाहर निकलता है और इंटीग्रेशन में डिवीजन हो जाता है इसका। तो चलो आई बराबर कितना बेटा, हाँ अलग करना इसको, आई बराबर कितना बेटा, ओमेगा इधर ला दो, कि वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, यहाँ पे क्या आया, माइनस कॉस ओमेगा टी, दैट इज द आंसर। तो देयरफॉर व्हाट विल आई, तो आई विल बी माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी, दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। क्लियर, आप जा देखना। हाँ बेटा, तो अब जो सर्किट हमारी थी, ओके, क्या पढ़ रहे बेटा, व्हाट इज द इंडक्टर कॉइल, हाउ इट वर्क्स ऑन डीसी, हाउ इट वर्क्स ऑन डीसी, हाउ इट वर्क्स ऑन एसी। कोई इंडक्टर कॉइल डीसी पर कैसे काम करता है और एसी पर कैसे काम करता है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ देख रहे हो। चलो, तो हम लोग ये जो टॉपिक लिए हो बेटा, ये जो टॉपिक था वह इंडक्टर कॉइल का था। देखो इंडक्टर कॉइल कैसे था, इंडक्टर कॉइल बेटा कैसे था हम लोगों का, ये था इंडक्टर कॉइल था ना, हम लोग क्या लगाए थे इसके ऊपर, सोर्स कितना था हम लोगों का, सोर्स था ये ना, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, ये था सोर्स, ये था L, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर कॉइल, L क्या था, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। नाउ माइंड, since applied voltage has sign, since applied voltage is given in the form of the sign, it may also be in the form of the cos. So since applied voltage is in the term of the sign, and your equation is in the form of the cos, you can change cos in the sign, you can change cos in the form of the sign। कैसे, अब चलो एक लाइन और आगे लिख दो बेटा, चलो आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे चलो, हाँ ये नोट हो गया होगा तो मैं हटा दूँ, हाँ जल्दी यहाँ नोट करो, तो मैं हटाऊँ इसको, जल्दी करो। हाँ, प्रूफ कैसे मैं स्टार्ट किया हूँ, कहाँ से शुरू होगा, सारी लाइनें सब कुछ एग्जैक्ट इस तरह से तैयार रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, चाहे बोर्ड में, चाहे नीट दे रहे हो या चाहे IIT मेंस एंड एडवांस, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता जो इस लेक्चर से बाहर के हों, P100 फिजिक्स से। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सी जगह बनाए, हाँ चलो बेटा अब जा देखिएगा, तो यह जो I की वैल्यू आई, तो नाउ राइट दिस इक्वेशन
इन द फॉर्म ऑफ साइन। चलिए लिखिए, आई बराबर क्या हुआ, वी नॉट, नीचे क्या आया बेटा, ओमेगा एल। चलो तो वी अपॉन ओमेगा एल, चलो अभी ऐसा रहने दीजिए, ओमेगा एल ऐसा रहने दीजिए। कास ओमेगा टी माइनस है ना, तो अब माइनस कास ओमेगा टी, तो माइनस कास ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी माइनस क्या, माइनस पाई बाई 2। ओके, फैंटास्टिक। तो दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट, दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। तो बेटा ये यहाँ से इधर ना, ये दूसरी चीज़ें हैं, हटा दीजिए इसको, कोई जरूरत नहीं है अभी इसकी। हाँ, नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो आई का टू क्या है मिला, वी नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जो वोल्टेज हम लिए थे वहाँ करंट आई इतना, और जानते हो कि ये जगह किसकी है, तो साइन के पहले आई में हम जानते हैं कि आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है एसी करंट होती है। अब हम कंपेयर जरा सा करें वोल्टेज से, तो ये शो कर रहा है कि जो हमारी करंट है वो पीछे हो गई, कितना, पाई बाई 2 पीछे हो गई, देख रहे हो ना, माइनस पाई बाई 2 आया है, पाई बाई 2 पीछे हो गई। और जहाँ आई नॉट मेरा आया था, आई नॉट के स्थान पर ये वैल्यू आ गई है, यानी कि ये जो स्पेस इतनी है, जो यह इतनी जगह आई है, जो ये स्पेस आई है, जो ए वैल्यू आई वो आई नॉट की वैल्यू है, वो आई नॉट की वैल्यू है। तो क्या हुआ फिर, है ना, देखो तब क्या हुआ फिर, इसका मतलब ये हुआ कि आई नॉट की वैल्यू जो आई वो वी नॉट अपॉन क्या, ओमेगा एल आई। अच्छा, और जब पीछे हम लोग रेजिस्टेंस से यदि कंपेयर करें इसका, तो जब रेजिस्टेंस अकेला जब रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो जगह होती है, ये जो जगह है ना, यह जगह स्पेस ऑफ रेजिस्टेंस है, स्पेस ऑफ ये रेजिस्टेंस होता है। लेकिन चूंकि आप जानते हो कि रेजिस्टेंस हम कहीं और बोल चुके हैं, मेटल वायर होता है तब वहाँ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सवाल ये है कि जब एक जगह रेजिस्टेंस दे दिए तो तब दूसरे नाम बदलना पड़ेगा ना, हाँ बदलना पड़ेगा ना। अब एसी है मान लो, अब एसी के 3 लोग हैं, 3 एलिमेंट हैं, आर एल सी। अब जब आर मीन्स रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो एक जब मेटल जब सिंपल था तो वहाँ बोल चुके थे, तो जब इंडक्टर कॉइल बना दिए तो अब वहाँ भी रेजिस्टेंस तो कह नहीं सकते, कुछ बदलना था, तो रेजिस्टेंस के जगह पे दूसरा नाम यूज़ कर लिए, और क्या कहे उसी को, अब इसी को रेजिस्टेंस, स्पेस ऑफ रेजिस्टेंस, और लेकिन यहाँ कहलाया क्या, कॉल्ड क्या, रिएक्टेंस। ओके, तो अब आया ना, जो वेट कर रहे थे रिएक्टेंस क्या होता है, तो यही है रिएक्टेंस, एंड रिप्रेजेंटेड बाई एक्स ना, एक्स से रिप्रेजेंट करते बेटा इसका। यानी कि अब सवाल ये हुआ कि रिएक्टेंस हुआ कितना है क्या, तो अब तो एक तो कंफर्म हो गया कि कहाँ से आया, देख रहे प्रूफ आ गया सब कुछ फर्स्ट क्लास का ना, पूरा फैंटास्टिक प्रूफ। तो रिएक्टेंस तो हम लोग देख लिए कि आ गया। अब सवाल ये है कि क्या यह कितने टाइप का होगा, तो रिएक्टेंस, हाँ बेटा मारो जल्दी फटाफट, तो अब रिएक्टेंस होगा 2 टाइप का। कौन 2 टाइप भाई, अभी एल है, अभी सी तो बाकी है ना, उनको भी तो देखना पड़ेगा। तो अब यह जब एल रहा अकेला, जब सी रहा अकेला, अकेला एल है, तो जब अकेला एल रहा तो जो रिएक्टेंस आया ना, उसको एक्स में ऐसे एल लगा दो, और इसको कहते हो क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हो। चलो, और जब सी रहेगा तो नाम बदल दो थोड़ा सा, हाँ लगा दो कैपेसिटिव, क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या नाम होगा बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिएक्टेंस, एंड नाउ सिंस दिस इज द ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैसे लिखोगे ना, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे लिखोगे, तो देखो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस को जब लिखना रहेगा
तो लिखोगे x में से c लगा देना। अब आ जाओ, चलो क्या पढ़ रहे हो? इंडक्टर कॉइल। ऐसे पढ़ाई होती है, ऐसे पढ़ाई होती है। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ से आया, क्यों हुआ, सब कुछ डिटेल एकदम। पढ़ाई नहीं, क्या हो रही है? धुनाई। किसकी धुनाई? किसकी धुनाई बोलो? हाँ, किसकी धुनाई हम लोग कर रहे हैं? इंडक्टर कॉइल की धुनाई कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग कर, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो कि आप देखते ही आंसर ना मार दें। बस क्या करिए, अच्छी तरह से, गजब तरीके से, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, याद रखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करिए। चलो ओके, कमान। तो हाँ, तो क्या मिला बेटा? तो रिएक्टेंस, तो बात रही रिएक्टेंस। रिएक्टेंस तो पहला टाइप कौन सा हुआ? इंडक्टिव। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे रिप्रेजेंट किया गया? एक्सियल बराबर कितना है? ओमेगा एल। अब यहीं पे ना दूसरा थोड़ा कंपेयर करके डायरेक्ट लिख दिया जाए, बाद में प्रूफ किया जाएगा। कौन सा? कैपेसिटिव। ऐसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हुआ? एक्स में सी लगा दिया बेटा। और ये कितना आएगा? अभी प्रूफ करूंगा, दिखाऊंगा। 1 आएगा। अच्छा, एक किसी, चूंकि आप देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे स्पेस ऑफ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की चूंकि यूनिट होती है ओम, तो इसको रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या दूं? रिएक्टेंस को मैं यूनिट क्या दूं? रेजिस्टेंस हम बोल नहीं सकते थे, रेजिस्टेंस हम बोल नहीं सकते थे भाई। एक मान लो जैसे कि 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं किसी को, तो एक का नाम रख दिया है रेजिस्टेंस, तो दूसरे वाले को भाई थोड़ा सा फर्क कर दो ना, तो दूसरे वाले को रख दिया रिएक्टेंस ना, रिएक्टेंस रख दिया। अब रिएक्टेंस की 2 टाइप के सब हैं, तो एक को कर दिया क्या? एक को कर दिया इंडक्टिव और दूसरे को क्या कर दिया? कैपेसिटिव। बस हाँ, इतना ही कहानी इसकी। चलो बेटा, अब आ जाओ। रिएक्टेंस बात समझ में आ गई? तो चूंकि स्पेस ऑफ रेजिस्टेंस होता है यह, चूंकि यह स्पेस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसलिए ना यह जो है इसकी यूनिट भी कितनी क्या आई? ओम। तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल ओम। दिस इज आल्सो ओम। हो गया? आ जाओ, चलो अब जा देखना बेटा, आगे बढ़े थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्टेंस, हो गया। अब देखिए और कुछ यहीं पर, अभी यही टॉपिक चलो बेटा। चलो अब जा देखिएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारा आया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, व्हाट इज दिस? हमने वोल्टेज लिया शुरू में इतना, हमारी करंट आई इतना, इसका सर्किट है यह, सर्किट है यह। आइए, ये दोनों पॉइंट नोट हो गए? जल्दी करिए, कर लिया? आ जाओ। हाँ, अब देखिए, हाँ कुछ और बातें अब यहाँ पे देख रहा। तो अब सवाल ओमेगा एल, जैसा अभी जिसको डिस्कस करो पहले यहीं पर। अभी देखो बेटा, एक्सियल बराबर लिखा आपने ओमेगा एल। एक्सियल बराबर जानते हो बेटा क्या होता है? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ एल होता है ना। एक्सियल बराबर 2 पाई एफ एल ले सकते हो, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। अब यदि मैं कहूँ कि डीसी, यदि मैं डीसी ले लूँ ना, देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं डीसी यदि ले लूँ तो डीसी में फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो डीसी फॉर डीसी, हाँ देखो बेटा ये लाइन थोड़ा सा अलग कर दें इसको। हाँ देखिए, तो फॉर डीसी एफ बराबर 0 होता है। डीसी के लिए एफ का मान 0 होता है, तो जब डीसी के लिए एफ का मान 0 होता है तो एक्सियल का चलिए तो 2 पाई इंटू 0 इंटू एल, तो एक्सियल बराबर कितना हो गया? 0। यानी तो मैं पहले ही बताया था, क्या पहले बताया था कि यदि कोई इंडक्टर कॉइल हो, यदि कोई इंडक्टर कॉइल हो, यदि कोई इंडक्टर कॉइल हो, उसमें डीसी करंट फ्लो करा दें, तो इंडक्टर कॉइल कोई मतलब नहीं है ना, वो सीधा केवल एक मेटल वायर की तरह से काम करता है।
मेटल वायर की तरह से काम करता है, डायरेक्ट सिंपल। देख रहे हैं एक्सल बराबर 0, वो क्या बन गया, दैट बिकम्स जस्ट, कॉइल बिकम्स लाइक ए मेटल वायर, कॉइल वर्क्स लाइक ए सिंपल मेटल वायर। क्लियर। अब और यानी डीसी पर ये बिहेवियर होगा ना, डीसी पर क्या होगा, तो डीसी पर ये बिहेवियर होगा इंडक्टर कॉइल का। अब जैसा देखिए, लेकिन एसी पर क्या होगा, तो एसी पर तो फ्रीक्वेंसी होगी ऑन, एसी पर क्या होगा, एसी की फ्रीक्वेंसी होगी और तब कहेंगे एक्सएल बराबर 2πfl। मान लीजिए कि एफ का मान है 50, तो एक्सएल बराबर कितना हो गया, 2 × पाई × 50 × एल। एल की न्यूमेरिकल वैल्यू मिली हेनरी, हेनरी में कुछ दिया होगा, तो 50 से मल्टीप्लाई किया बेटा 100 पाई और क्या 100 पाई एल ओम, 100 पाई एल ओम। यदि हाँ 3.14 पाई का मान, यदि इंटर कॉइल 1 हेनरी हो, इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1 हेनरी हो एल का मान, तो एक्सएल का मान होगा 314 ओम, 314 ओम, 314 ओम। यदि एल का मान हो 1 तब किस पर, एसी पर। और वही एल का मान यदि यहाँ पर हो 1 हेनरी, और तब देख रहे हैं कि अब 0 होने के कारण हो गया एक्सल 0, यानी कि डीसी पे काम नहीं करता हुआ, केवल एसी पे काम करता है। हो गया। अब आइए अगला पॉइंट, थोड़ा यहाँ पे और कुछ बातें बेटा ना। चलिए यहाँ तक तैयार हो गया आपका फर्स्ट क्लास। इंडक्टिव कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ उसे मैथमेटिकल प्रूफ। हाँ अब बात रही फेजर डायग्राम की और फेज डिफरेंस की। फेजर डायग्राम और फेज डिफरेंस, तो हम लोग के सामने इक्वेशन हम लोग के सामने दिख रहा है। देखिए हमने वोल्टेज लिया था, यह हमने वोल्टेज अप्लाई किया था, यह हमको करंट मिली, यह वोल्टेज अप्लाई किया, यह करंट मिली है। यदि मैं इसका फेजर डायग्राम बना दिया जाए, चलिए देखिए फेजर डायग्राम कितना बेटा, बैक साइड में जब हम इससे ऊपर जाएंगे तो प्लस में रहेगा, तो इधर जाएंगे, और माइनस है बेटा तो माइनस में जाएंगे। वोल्टेज, हमारा वोल्टेज कहाँ पर था, सपोज करिए कि मेरा वोल्टेज हमने ले लिया यहाँ पर, सपोज आप यहाँ भी ले सकते हैं, मैं वोल्टेज यहीं पे ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टी बराबर 0 पे यहाँ लेना पड़ेगा। तो टी बराबर 0 नहीं, हम कोई टाइम ले लेते बेटा, एट एनी टाइम, यानी कि A5 हो गया। सपोज करिए कि आपका वोल्टेज यहाँ पर है, V बराबर कितना लिए थे, आप लिख दीजिए यहीं पर। तो V बराबर कितना था बेटा, V = V0 sin ω t था आपका वोल्टेज, आपने लिया था एट एनी इंस्टेंट। सपोज वोल्टेज इज हियर, दिस इज द V and I both are taken here, and this is the time axis. What will happen here? Where will be your current? I will be. अब ये कौन सी करंट है, I है ना, तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, IL, दिखाने के लिए थोड़ा लिख दिया जाए, IL बराबर I0 sin ω t - π/2, दिस इज द करंट। अब तो देखो, अब साइन ए भी है बेटा, ध्यान देना, साइन ए भी, इसमें है ω t, इसमें है ω t - π/2। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू, इसके कंपेयर में जो हमारी करंट है वह वोल्टेज से पिछड़ गई, पीछे है ना, -π/2, माइनस मीन्स पीछे, प्लस रहता तो आगे। तो क्या लिखोगे, देखो बेटा, लिखोगे करंट IL, यानी इंडक्टिव करंट इज लैग बिहाइंड मीन्स पिछड़ गया, लैग बिहाइंड, क्या हुआ बेटा, लैग बिहाइंड वोल्टेज VL, यानी कि VL नाम दे दो, जिससे लगे कि इंडक्टर का वोल्टेज IL। चलो बोलिए, करंट IL इज लैग बिहाइंड, यानी पिछड़ गया ना, लैग बिहाइंड
लैग बिहाइंड क्या लिखा बेटा यहाँ पे, हाँ चलो फिर से लिख दिया, लैग बिहाइंड वोल्टेज, वोल्टेज ना, लैग बिहाइंड वोल्टेज, लैग बिहाइंड वोल्टेज कितना बेटा, वोल्टेज वी एल बाई कितने से, बाई पाई बाई 2, मीन्स कि इनके बीच में डेल्टा फाई क्या हो गया, पाई बाई 2 का एक फेज डिफरेंस हो गया। तो अब मैं वोल्टेज को दिखाऊं कहाँ, वी एल तो यहाँ पर है ही, आई एल हम लोग लिए ही है, ऊपर भी ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस ना, ऊपर भी वी एल है, नीचे भी ऊपर प्लस वी एल है, प्लस आई एल है, नीचे माइनस वी एल है और माइनस आई एल है। ठीक, चलिए इसके 90 डिग्री पर दिखा दीजिए। ओके, दिस इज द आई, ये एंगल कितना बेटा, थोड़ा और, हाँ थोड़ा सा और दूर दिखा लगे कि यहाँ 90 पर है, इसके 90 पर, क्लियर। चलिए आई एल इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 दिख रहा है ना, क्लियर। फिर से लिख दूं, आ जाइए देखिए, बेटा यहाँ पे आई एल इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो यह पाई बाई 2। हाँ, अब यह एंगल कितना हुआ, दिस एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2 डिग्री, एंड ये यही क्या है, फेज डिफरेंस है ना, यही है इक्वल टू डेल्टा फाई दोनों के बीच। तो जब एसी, हम ध्यान दीजिएगा कि जब हम एसी फ्लो करा देते हैं इंडक्टर कॉइल के बीच, जब इंडक्टर कॉइल के बीच हम एसी फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, एसी फ्लो कराते हैं तो करंट और वोल्टेज यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण, वोल्टेज आगे हो गया और करंट पीछे हो गई। करंट कितनी पीछे हुई, पाई बाई 2, फिर डिफरेंस पाई बाई 2 पीछे हुई, करंट पाई बाई 2 पीछे हो गई और वोल्टेज आ गया। वोल्टेज तो तुरंत सेटअप हो गया, लेकिन करंट अपने पीक वैल्यू पर जाने में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी कि समय बाद में पहुंची, लैग बिहाइंड, पाई बाई 2 लैग बिहाइंड। क्लियर हो गया, चलिए अब मैं यदि इसको देखेगा, हाँ अब थोड़ा सा और आगे, अब मैं यदि इसको साइन कर्व पे दिखाना चाहूँ तो मेन बात है, इस टॉपिक को मैं यहीं पूरा कंप्लीट कर दूँ बेटा, क्योंकि अगले टॉपिक में हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, इस टॉपिक में इसको पूरा करना है यहाँ पर। हाँ, अब यदि मैं इसको साइन कर्व पे दिखाना चाहूँ, इसी बात को मैं साइन कर्व पे दिखाना चाह रहा हूँ, ये टी हो गया, ये हो गया वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये है अप्लाइड वोल्टेज, कितना था, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, अप्लाइड वोल्टेज यही था, अप्लाइड वोल्टेज था ये था हम लोग का VL, किसी एट एनी टाइम दैट VL इज सो मच, देन व्हाट विल बी द करंट, करंट इज लैग बिहाइंड बाई पाई बाई 2, तो लैग बिहाइंड पीछे है, आगे होता तो यहाँ से शुरू करते हैं, पाई बाई 2 पीछे बता चुका हूँ आपको, सब ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, लैग बिहाइंड है तो पीछे से शुरू करेंगे। कितने का फिर डिफरेंस क्रिएट कर दिया, पाई बाई 2 का। क्लियर, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस। देखिए अब यहाँ पे यह फेज डिफरेंस, ये देख रहे हैं, जिस समय वोल्टेज मैक्स है, जिस समय वोल्टेज मैक्स है उस समय करंट देखिए 0 है, देख रहे हैं, जिस समय वोल्टेज मैक्स है उस समय करंट 0 है, मीन्स कि अब ये क्या हुआ, ये करंट का, हमारे करंट का इक्वेशन क्या हुआ, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या, पाई बाई 2। ओके, अच्छा यदि मैं इसको
हाँ देखिए ये V एंड I ना, यानी कि ये VL है, ये क्या था बेटा, ये IL है ना, तो VL I यहाँ पर भी ले लीजिएगा वैसे ही VL एंड IL। क्लियर हो गए? तो चलिए ये था हम लोग का टॉपिक। हाँ ये वोल्टेज वाला है, वोल्टेज, ये डार्क लाइन वोल्टेज वाली लाइन है, और ये लाइन किसकी है, ये लाइन ये है आपकी IL यानी करंट की, इंडक्टिव करंट, ठीक है। हाँ ठीक बीच में रहेगा यह। हाँ ओके, तो दिस इज द, तो यह इसी चीज़ को हम लोग यहाँ दिखाएं। क्या इस इक्वेशन को हम और भी किसी तरह से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यदि हम लोग लिखना चाहें कि I बराबर, मैं मान लो या फिर कह दूं कि IL बराबर I0 साइन ओमेगा टी है, तो आप कहेंगे कि तब VL क्या लिखूं? बस तो हमेशा क्या होता है, VL ज़्यादा होता है IL से, यानी कि ज़्यादा मीन्स कि वह आगे होता है, हेड होता है। तो आप कैसे लिखिएगा, देखिए कैसे लिखिएगा, VL इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, VL इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि यदि मैं लिखूं करंट, यदि रिप्रेजेंट करूं I0 साइन ओमेगा टी से, तो VL हमारा हो जाएगा ऐसे। क्लियर हो गए? चलिए बेटा, अब सवाल यह है कि क्या, अब सवाल यह है कि इसमें एक लाइन और देख लिया जाए कि इसमें पावर कितना होगा ना, एक पॉइंट और यहाँ पे देख लिया जाए। चलिए पावर कंज्यूम्ड, तो अब लिख दीजिए वहीं पर कि पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टर कॉइल, इन इंडक्टर कॉइल। तो पावर बराबर क्या होता है बेटा, अभी पढ़े हो ना पहले, इसलिए हमने पढ़ दिया पहले ही, IRMS का होल स्क्वायर इंटू, हाँ IRMS का होल स्क्वायर बेटा, और क्या पढ़े हम लोग, इंटू R पढ़े हैं, इंटू R, इंटू क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा पढ़े हैं। कॉस थीटा क्या था हम लोग का, पावर फैक्टर, या इसी को ऐसे भी पढ़े हैं पावर AC, या पावर AC बराबर ऐसे भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, हाफ ना I स्क्वायर R। अच्छा पावर AC दूसरे भी तरह से लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे कर दूं, इस तरह से देखिए, पावर का आप फार्मूला और भी जानते हैं ना, कौन सा जानते हैं, हाँ बोलिए, PAC बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI, P बराबर क्या होता है, V इंटू I होता है। अब देखिए, अब मैं कहूँ कि PAC बराबर क्या होगा बेटा, तो V, अब ये VI कौन सा है, ये भी RMS वैल्यू, और ये भी RMS वैल्यू, दोनों RMS वैल्यू होती है, और क्या होता है, इंटू वही कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पावर पर P बराबर VI भी होता है। अब जब देखिए VRMS है ना, ऐसे लिख दीजिए, और इसको क्या कहते हो, कॉस थीटा को, इसी को आप कहते हो ना पावर फैक्टर कहते हो। चलिए अब जब देखिए VRMS को क्या लिखते हो, V0 बाई √2 इंटू क्या लिखते हो बेटा, IRMS को क्या लिखते हो, I0 बाई √2 इंटू क्या, कॉस थीटा, ये है पावर, कॉस थीटा पावर फैक्टर है, या इसको ऐसे लिखते हो PAC बराबर √2 हाफ V0 I0 इंटू कॉस थीटा। ओके, तो दिस इज योर फैंटास्टिक इक्वेशन, बट व्हाट विल बी द वैल्यू इन द केस ऑफ द, हम लोग इंडक्टर कॉइल की बात कर रहे थे, तो इंडक्टर की कॉइल की बात कर रहे थे, तो क्या होगा भाई, चलो एक लाइन आ जाइए, अब यहाँ पे दिखा देता हूँ बेटा, यहाँ ले लिया जाए, हाँ अब जरा देखो, पावर इज सो मच हाफ
तो इंडक्टर कॉइल के लिए क्या हुआ, PAC बराबर कितना हुआ, हाफ इंटू V0 इंटू I0 इंटू कॉस 90। क्यों कॉस 90? क्योंकि डेल्टा फाई अभी भी देखा इंडिकेटर डायग्राम या फेजर डायग्राम में अभी भी देखा है कि डेल्टा फाई बराबर हम लोग को क्या मिला था, 90 डिग्री। परिणाम क्या हुआ, PAC बराबर कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो हाफ इंटू V0 इंटू I0 इंटू जीरो, यानी PAC बराबर हुआ 0। हो गया। हाँ, यानी कि कोई पावर का कंजम्पशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी पावर का कंजम्पशन, इंडक्टर कॉइल में AC करंट बह रही हो तो किसी भी पावर का कंजम्पशन नहीं होता। तो जो करंट इस समय बह रही होती है, द करंट एट दिस टाइम क्या कहलाती है, उसी को ना वाटलेस करंट कहते हो। क्या बोलते हो बेटा इसी को, हाँ अंडरलाइन करो, इसी को कहते हो वाटरलेस करंट बोलते हो इसी को। दिस इज कॉल्ड वाटरलेस करंट। और यही वाटरलेस करंट ही, ये सब नोट हो गया होगा। हाँ, अब जा देखो, हाँ इसको क्या बोलते हैं, वाटरलेस करंट। और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल। यही चोक कॉइल का प्रिंसिपल है बेटा, इसे चोक कॉइल का प्रिंसिपल है। चोक कॉइल जस्ट लाइक, ये चोक कॉइल क्या होता है बेटा, जस्ट लाइक रिहोस्टेट क्या होता है बेटा, ये जस्ट लाइक रिहोस्टेट। ओके, तो आज का एपिसोड बस यहीं तक, अगला एपिसोड नेक्स्ट डे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।